गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी ईरा यानी कि गांधी युग को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये बात अच्छे से पता होगा कि गांधी युग कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखा जाए। तो यहाँ से गांधी युग से गांधी जी के द्वारा जो भी घटनाएं घटा या गांधी जी से जुड़ा हुआ जो भी घटनाएं हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये कितना महत्व रखता है इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में गांधी जी से जुड़ा हुआ जो भी घटनाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। इधर उधर की बातें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं गांधी युग गांधी ईरा। इसका ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो है हमारा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे जाते हैं और उनके द्वारा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटना घटित होती है, उसको मैंने वहाँ पे बताया है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के व्यू से। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, वो हमारा था पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था। फिर 1893 में तो वो जाते हैं, उसके बाद वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका के यात्रा करके वो वापस इंडिया भारत वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद से हमारा पार्ट 2 वीडियो यानी कि आज का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट होगा और इसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आ जाते हैं। कब आते हैं? 1915 में। हम लोग पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उन्हीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं गांधी जी और यहाँ पे 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी 1915 को एंट्री करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो 9 जनवरी का डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से वापस आए थे। तो कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके आए थे और इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ जब 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आते हैं, तो जब आते हैं तो उस समय का जो समय चल रहा होता है हमारे देश में, वो प्रथम विश्व युद्ध का चल रहा होता है। गांधी जी जब आते हैं 1915 में आते हैं और हमारा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। 28 जुलाई, ये सब डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 1915 में गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस। तो हमारा यहाँ देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, और 1918 तक चला था, यानी कि 4 सालों तक यह हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस समय क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ था? तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे क्या किया था? हमला किया था। इसी के साथ क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑस्ट्रिया एक देश था जिसने सर्बिया नाम के देश पर क्या किया? हमला कर दिया और यहाँ से शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 1918 तक यह हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब हम लोग यहाँ पे ये जब गांधी जी आए, भारत वापस आए, तो आपको जैसा कि बताया कि ये प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था कि गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गांधी जी उस समय जब आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। तो भारतीय सैनिकों को या भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिसके कारण इन्हें लोग भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा देने लगे, यानी कि भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से बुलाने लगे। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि भर्ती करने वाले सार्जेंट किनको कहा जाता है? तो गांधी जी को। अब यहाँ पे क्या है, इस कारण से मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों भारतीयों को लड़ने के लिए प्रेरित किए। तो इसमें अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। तो यह जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है आपको 1915 में ही कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को दिया गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम राजनीतिक गुरु। गांधी जी के प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पूछा जाता है कि गांधी जी के प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले।
उसके बाद आपको ये बता दिए प्रथम विश्व युद्ध का, यहाँ पे ये सब पॉइंट पूछा जाता है कि कब हुआ, कब से कब चला, ठीक है, किसने किस पर हमला किया। और इसमें बात करते हैं 37 देश, कितने देश भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में, टोटल 37 देश जो है भाग लिए थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उनकी घटनाओं से, गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न घटनाओं पे हम लोग प्रकाश डालते हुए चलते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 1916 में बात करते हैं, भारत में गांधी जी का पहला आश्रम जो है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती नदी के किनारे कौन सा आश्रम, साबरमती, ये भारत में इनका पहला आश्रम कौन सा है, भारत में पहला आश्रम कौन सा है गांधी जी का, तो साबरमती आश्रम है, ये उसकी स्थापना 1916 में किए थे। अब देखिए समय आता है 1917 का। 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह किया जाता है। सत्य सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ने से पहले समझते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, गांधी जी का ये एक बहुत ही बड़ा हथियार था, क्या, सत्याग्रह। तो सत्य के राह पर, सच्चाई के साथ क्या करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे, ऐसा इनका यह सत्याग्रह था। तो सत्य के राह पे चलना है और क्या करना है, अपना हक जो भी हमारा है, हमारे हक में, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, हमारे देश पे शासन कर रहे थे, हमारे साथ अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। तो सत्याग्रह के मदद से क्या करते थे, गांधी जी अंग्रेजों को मनाने के लिए मजबूर करते थे और अपने हक की मांग करते थे। तो ये तो हो गया हमारा सत्याग्रह का क्या मतलब है वो। अब यहाँ पे भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार राज्य के चंपारण में, जिसको चंपारण सत्याग्रह या नील विद्रोह क्या बोलते हैं, इसको नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ, बिहार के चंपारण में। तो इसको 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी जी के द्वारा, जो कि पहला सत्याग्रह होता है हमारा। इसमें क्या होता है, किस कारण से किया जाता है, तीनकठिया प्रणाली के कारण। क्या था कारण, तीनकठिया प्रणाली। गांधी जी तीनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए यह सत्याग्रह करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नाम का, पहले राजकुमार शुक्ल जो है किसान नेता, ये चंपारण में किसानों के नेता होते हैं और इन्हीं के बुलाने पर गांधी जी चंपारण आते हैं, बिहार के चंपारण में आते हैं और यहाँ पे उनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता है, जिसका मुख्य कारण था तीनकठिया प्रणाली। यानी तीनकठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है, यानी कि 3/20, तीनकठिया का मतलब क्या हो गया, 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे आपको नील का उत्पादन करना था। और नील की खेती करने से क्या होता है, किसानों को बहुत दिक्कत होता है। नील की खेती करने से क्या होता है, पीएच मान, यानी कि पीएच मान क्या होता है, खेत का क्या होता है, पीएच मान घट जाता है, यानी कि उसकी उर्वरता शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, भूमि खेत बंजर हो जाता है। तो बात करें यह सत्याग्रह क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, यानी कि सफल हो जाता है और इसमें किसानों को जीत होता है और यहाँ पे तीनकठिया प्रणाली क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह इनका सफल हो जाता है और राजकुमार शुक्ल को गांधी जी के द्वारा यहाँ पे क्या कहा गया था, चंपारण का अकेला मर्द। यहाँ पे आएगा कि चंपारण का अकेला मर्द किसको कहते हैं, तो राजकुमार शुक्ल को। यहाँ से हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नील दर्पण। नील दर्पण क्या है, एक बुक है, क्या है, यह पुस्तक है जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। नील दर्पण किनके द्वारा लिखा हुआ, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा, एक राइटर है दीनबंधु मित्र, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में जो है नील की खेती के बारे में बताया गया है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ जो भी घटनाएं हैं वो यहाँ पे नील दर्पण में बताया गया है। 1917 के बाद गांधी जी के द्वारा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल होता है। तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल जो है ये अहमदाबाद में 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ में पहला भूख हड़ताल होता है। यहाँ पे कहानी हम लोग समझते हैं तो हम लोग को बात अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल गांधी जी के द्वारा कब किया गया था, तो 1918 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो अहमदाबाद में किया गया था। तो यहाँ का हम लोग कहानी समझते हैं। यहाँ पे क्या था, एक मिल था, यानी कि कपड़ा का, गुजरात में बहुत सारा क्या है, कपड़ा का मिल है। तो वहाँ पे मजदूर लोग क्या करते थे, काम करते थे। तो एक ऐसा वक्त आया वहाँ पे प्लेग का महामारी आया। क्या आया,
प्लेग नाम का महामारी वहाँ पे उस टाइम में महामारी का समय आया और बहुत सारे मजदूर क्या हुए, वहाँ से पलायन करने लगे, अपने अपने घर को जाने लगे प्लेग महामारी के कारण। तो वहाँ पे ऐसा मजदूर लोग जाने लगे अपने अपने घर, काम छोड़ के जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, मिल मालिक जो थे, मिल के मालिक जो थे, उनको घाटा होने लगा। उनका कंपनी फैक्ट्री जो है, मिल जो है घाटे में जाने लगा। तो मिल को घाटा में जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने इन्हें बोनस देने के लिए, क्या बोनस देने के लिए कहा, बोनस देने के लिए कहा। और बोनस देने के कारण आश्वासन दिया कि हम बोनस देंगे। मिल मालिकों ने आश्वासन दिया मजदूरों को कि हम बोनस देंगे, आप हमारे फैक्ट्री में काम कीजिए। इस प्रकार से क्या हुआ, वो लोग वापस काम पे लौट गए। प्लेग महामारी के समय ही, मतलब महामारी चल रहा था, उसके बाद भी क्या किए, मजदूर लोग काम करने के लिए आ गए। उनको क्यों, क्योंकि वहाँ पे बोनस देने का मालिकों द्वारा आश्वासन दिया गया। लेकिन जब महामारी खत्म हो जाता है, महामारी खत्म होने के बाद भी बात होता है, तो उनको वही निश्चित मजदूरी जो पहले दिया जाता था वही मजदूरी दिया जाने लगा। और बोनस जो कहा गया था कि हम आपको एक्स्ट्रा देंगे महामारी के समय, वो नहीं दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ के मजदूरों ने क्या किया, हड़ताल कर दिया, काम पे जाने से मना कर दिया। गांधी जी को क्या करते हैं, यहाँ के मजदूरों द्वारा बुलाया जाता है और यहाँ पे गांधी जी मजदूरों के साथ में मिलकर क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, जो कि पहला इनका भूख हड़ताल कहलाता है। तो यह भी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल भी क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। इसमें मजदूरों को जीत मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। 1918 में गांधी जी के द्वारा खेड़ा आंदोलन हुआ, जिसको दूसरा नाम से जानते हैं कर नहीं आंदोलन। इसका दूसरा नाम क्या है, कर नहीं आंदोलन। खेड़ा आंदोलन का दूसरा नाम है कर नहीं आंदोलन। यह भी गांधी जी के द्वारा 1918 में किया गया था और यह भी क्या हुआ, सफल हो गया। इसमें पूछा जाता है प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं 1918 में खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ। तो ये गुजरात में ही खेड़ा जो है हमारा पड़ता है, गुजरात में पड़ता है खेड़ा। वहाँ के जो किसान थे, वहाँ पे एक ऐसा समय हुआ कि फसल बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो फसल बर्बाद हो जाने के कारण वो अंग्रेजों को कर नहीं, टैक्स नहीं दे पाए। उसके बाद भी नहीं देने के कारण अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती करने लगे कि आप हमको टैक्स दो, ज़बरदस्ती अत्याचार करने लगे। तो ये लोग गांधी जी के पास गए और बोले कि देखिए ऐसा हमारा है, हमारा फसल बर्बाद हो गया, फिर भी हमसे ज़बरदस्ती टैक्स मांगा जा रहा है। तो गांधी जी आए और खेड़ा आंदोलन किए, कर नहीं आंदोलन, कि हम लोग कर नहीं देंगे। गांधी जी के साथ मिलकर यह आंदोलन चलाया गया और यह भी गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि गांधी जी 1915 के बाद से धीरे धीरे उनके द्वारा छोटे छोटे प्रयास किए गए, सत्याग्रह किए गए, आंदोलन किए और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में क्या हुए, प्रवेश करते चले गए। और अंग्रेजों को यह एहसास दिलाने लगे कि अब हम आ गए हैं और आपको यहाँ से भगा कर रहेंगे, यानी कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। तो यह अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का दौर गांधी जी के द्वारा, और जो बहुत सारे सहयोगी थे और भी बहुत सारे सहयोगी थे, यही नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ गांधी जी के सहायता से ही हमारा देश आज़ाद हो गया, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में गांधी जी से जुड़े हुए घटनाओं की बात करेंगे। के बाद हम लोग गांधी जी द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन, जो कि बहुत ही प्रमुख और बड़े स्तर का आंदोलन था। इसने अंग्रेजी शासन को हिला कर रख दिया कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें यहाँ भारत को छोड़कर अपने देश को लौटना होगा। तो असहयोग आंदोलन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। उसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग मोटा मोटी बात करें तो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में यह खत्म हो गया था, वापस ले लिया गया था। जो चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में, उसके तहत क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो बात करते हैं रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट क्या था, तो भारत में, हमारे देश में पनप रहे क्रांतिकारी घटनाओं को, जो क्रांति किए जा रहे थे, बहुत तरह के आंदोलन किए जा रहे थे हमारे देशवासियों के द्वारा अंग्रेजों को खिलाफ में, तो उसको दबाने के लिए, क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा
रॉलेट एक्ट लाया गया कब? मार्च 1919 में। पूछा जाता है कब लाया गया, तो मार्च 1919 में लाया गया, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों द्वारा यह नारा दिया गया कि ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। यह नारा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। कहने इस कानून के तहत, यानी जो रॉलेट एक्ट कानून था अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, तो इस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर, यदि संदेह है कि हाँ इसने गलत किया है, तो उसको क्या करते थे, अंग्रेज जबरदस्ती पकड़ के लेके चले जाते थे और उसको जेल में बंद कर देते थे। तो ये इसके बाद हमारा घटना घटता है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया। इसके बाद हमारा एक घटना घटता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहाँ होता है? ये अमृतसर पंजाब में होता है। अमृतसर पंजाब में वहाँ पे होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरोध में, इसका रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। जो हमारे नेतृत्व करता थे वो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। ये दो प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे, किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इनके नेतृत्व में जालियांवाला बाग, जो कि एक व्यक्ति का नाम है जल्ली, जालियांवाला बाग जो है, जमीन जगह जो है वो जल्ली नाम के व्यक्ति का था। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जल्ली नाम का व्यक्ति का जालियांवाला बाग था। यहाँ पे किचलू और सैफुद्दीन, ठीक है, इनका नाम है, पूरा नाम है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इनके नेतृत्व में यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हो रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इकट्ठा बैठे हुए थे और जनरल डायर नाम का अंग्रेज गवर्नर था उस समय अमृतसर पंजाब का। उसने क्या किया, जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जो मुख्य द्वार था वहीं से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसके कारण यहाँ पे जो सरकारी रिपोर्ट जो है, यानी कि उस समय अंग्रेज का जो सरकारी रिपोर्ट है, उसके अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन कांग्रेस का जो समिति था, समिति रिपोर्ट आया कांग्रेस के द्वारा, उसमें 1000 लोग मारे गए थे। तो यह झूठा भी रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया था। और इसमें जो भारतीय के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था, इसमें 1000 के आसपास लोग मारे गए थे अंधाधुंध गोलियां से। इनको अंधाधुंध गोलियों से क्या कर दिया था, छल्ली कर दिया गया था। तो यह एक प्रमुख घटना घटा, जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है ये सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे इस घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड घटने के बाद क्या हुआ, एक समिति आया, हंटर समिति, क्या नाम है, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्या किससे संबंधित है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड को के जांच, जालियांवाला बाग हत्याकांड का के जांच से संबंधित ये था कि आखिरकार कैसे हुआ। तो इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना, यानी कि हंटर कमेटी को बुलाया गया था, लाया गया था। किसके लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए क्या लाया गया था, हंटर कमेटी। इसके बाद यह जो घटना घटता है, उसके बाद 1920 में गांधी जी, कौन, गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं, जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। तो इसको ये वापस लौटा देते हैं। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, क्या जी का उपाधि लौटा दिए, राय बहादुर का इनको उपाधि मिला होता है, वो लौटा देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है हमारे, वो सर की उपाधि, क्या चीज की उपाधि, सर की उपाधि वापस लौटा देते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स हो गया जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद जो है हमारा एक आता है खिलाफत आंदोलन। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि खिलाफत आंदोलन क्या था, किस प्रकार का आंदोलन था। यह एक धार्मिक आंदोलन था खलीफा के द्वारा। यह तुर्की में, कहाँ, तुर्की में खलीफा के द्वारा किया गया आंदोलन था, खलीफा के नेतृत्व में किया गया आंदोलन था। तो ये हम लोग समझते हैं खिलाफत आंदोलन आया कहाँ से। इसको क्या किया गया था, खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ, इसको बाद में असहयोग आंदोलन में जाके मिला दिया गया था। और असहयोग आंदोलन के जैसे ही खत्म हुआ 1922 में, उसी के साथ क्या हुआ, हमारा खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो ये आंदोलन कहाँ जाके मिल गया था, असहयोग आंदोलन मिल गया था। तो अब हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन को समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो तुर्की में जो खलीफा कहे जाते थे, वहाँ के जो हेड होते थे खलीफा तुर्की के, उनके साथ अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे थे। तुर्की के साथ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था,
जिसमें दो तरह के, प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि संपूर्ण जो देश था जिसमें 37 देश भाग लिए थे, उसमें दो तरह के गुट बने थे। कितने तरह का? धुरी राष्ट्र कौन बने थे? एक था धुरी राष्ट्र और एक था हमारा, एक हो गया धुरी राष्ट्र और हमारा दूसरा जो था वो मित्र राष्ट्र। तो संपूर्ण जो देश थे वो हमारे दो पक्षों में बट गए थे, दो तरह से बट गए थे। एक था हमारा धुरी राष्ट्र, एक था हमारा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में जो तुर्की था वो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता था, यानी कि धुरी राष्ट्र के साथ इन देशों के साथ मिलकर जो इटली था, जर्मनी था, इनके साथ क्या हुआ? लड़ा। और मित्र राष्ट्र वो थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, अमेरिका थे, ये सब थे, क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इस तरह से दो गुटों में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मतलब कि विश्व युद्ध हमारा हुआ। तो धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन थे? तुर्की थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धुरी राष्ट्र क्या हुआ? हार गया। तो जैसा कि हम लोग समझे कि धुरी राष्ट्र में भी तुर्की आता था, तो इसके साथ भी क्या हुआ? हर जाना, जो युद्ध में जो भी क्षति हुआ उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए तुर्की पर भी क्या हुआ? प्रभाव पड़ने लगा। इस पर भी क्या करने लगे? तुर्की पर भी अंग्रेज क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे, परेशान करने लगे तुर्की के खलीफा को। तो इसके बाद क्या हुआ? तुर्की के जो खलीफा थे अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों के विरोध में क्या किए? खिलाफत आंदोलन, जो हमारा खिलाफत आंदोलन वो 1919 में शुरू किए अंग्रेजों के विरोध में। और यह उतना प्रभावी उस टाइम उनके तुर्की में उतना नहीं चल रहा था। तो ये गांधी जी से सहायता के लिए आए और गांधी जी भी इनको क्या किए? सपोर्ट किए। और इसको क्या किया गया? खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में गांधी जी के द्वारा मिला लिया जाता है और यह भी आंदोलन क्या होता है? चलता रहता है। और ये भी जाकर, यानी कि खिलाफत आंदोलन क्या होता है? 1922 में ये समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जब खिलाफत आंदोलन हमारा समाप्त होता है तो ये 1922 में समाप्त हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे तो 1924 में ये खलीफा पद, 1924 में जो है खलीफा वहाँ जो तुर्की का प्रधान पद होता है वो खलीफा पद को क्या किया जाता है? कमाल पास, मुस्तफ़ा कमाल पास, मुस्तफ़ा याद रखिएगा, मुस्तफ़ा कमाल पास द्वारा इस पद को, खलीफा पद को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। कब? 1924 में। तो ये खिलाफत आंदोलन का हम से रिलेटेड हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट था वो हम लोग समझे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तीन इंपॉर्टेंट घटनाओं को देखें। वो था पहला रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, जो कि यहाँ से हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा असहयोग आंदोलन। तो इन्हीं तीनों घटनाओं के कारण शुरू होता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ था पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों द्वारा, हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजी पुलिस को पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया गया था। तो वो चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं, 1922 में हुआ था। तो इसी के तहत क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त हो जाता है।